नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे सीटू मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सालाना कैलेंडर में सितंबर के महीने की बड़ी अहमियत है। गर्मियां जाती हैं, उमस जाती है और सर्दियां आती हैं, सर्दियां दस्तक देती हैं। आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन का महीना है, एक बदलाव का महीना है। और अंग्रेजी में तो बड़ी महिमा है सितंबर की। एक कविता है, कब सितंबर, बड़ी मशहूर हुई, फिल्में भी बनी और कहा गया है कि एवरीथिंग रॉन्ग गोना बी ऑल राइट कम सितंबर। जो भी कुछ गलत हुआ है सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा कम सितंबर। सितंबर को आने दो। और हिंदुस्तान की राजनीति में भी ऐसा लग रहा है कि आने वाला सितंबर बदलाव की बयार जैसे लाने वाला हो। क्योंकि ना सिर्फ कांग्रेस की एक बड़ी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की शुरू हो रही है, नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी योजनाएं ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ नीतीश कुमार नई शपथ लेके, नई सरकार बना के, सरकार का ट्रस्ट वोस्ट लेके, उसको सेटल करके नीतीश कुमार भी बिहार से बाहर निकलने जा रहे हैं सितंबर में। और उनका बाहर निकलना बिहार से, उनका राष्ट्रीय राजनीति की धारा में आना एक लंबे इंतजार के बाद, ये भी पॉलिटिक्स में कम सितंबर है। और इसी पर ना सिर्फ राहुल गांधी की निगाह है, ममता की निगाह है, हेमंत सोरेन की निगाह है, अखिलेश की निगाह है, नवीन पटनायक की निगाह है, इस पर निगाह मोदी और शाह की भी है कम सितंबर। दोस्तों, देखना यह होगा कि नीतीश कुमार जब बिहार के बाहर, पाटलिपुत्र के बाहर निकलेंगे, जाहिर तौर पर सबसे पहले, जैसा कि कहा जा रहा है, वो झारखंड जाएंगे। क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वाकई संकट में है, चारों तरफ घिरी हुई है। जिस तरह से बीजेपी ने, अमित शाह की टीम ने सरकार को झारखंड में घेरा है, वहाँ भी मरहम लगाने, हौसला बढ़ाने नीतीश कुमार जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश आना ये बहुत मायने रखेगा। क्योंकि अखिलेश यादव हों या फिर जयंत चौधरी हों या बाकी पार्टियां हों, जो समाजवादी धारा की पार्टियां हैं, जो भाजपा के मुखालिफ लामबंद हैं, पलक पांवड़े बिछाकर नीतीश का इंतजार कर रही हैं। और उस पर भी मैं विस्तार से आऊंगा। और क्योंकि बात नीतीश कुमार की है, तो आपको बिहार से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, अगर जब तक आपको बिहार की पल्स ना मिले, नब्ज ना मिले, पटना से, पाटलिपुत्र से, फिर खबर में मज़ा ही क्या है, दम ही क्या है। तो मैं आपको बिहार भी ले चलूँगा। अभिषेक कुमार हमारे स्टार रिपोर्टर होंगे, बिहार पर आपको अपडेट देंगे। नीतीश के जो नए, आप कह सकते हैं, इरादे हैं, उनको हम डिकोड करेंगे, उस पर भी ले चलेंगे। लेकिन बात अमित शाह की। अब अमित शाह की कोशिश रही है पिछले 2-3 सालों से, या यूं कहें कि जब से उन्होंने नीतीश कुमार को लालू से छुड़ाकर वो अपने साथ लेके आए 2017 में, तब से अब तक एक ही कोशिश थी कि नीतीश कुमार 2024 के फाइनल तक बीजेपी के साथ रहे। क्योंकि अमित शाह का मानना है, और वो पब्लिकली बोल चुके हैं, अपनी पार्टी की मीटिंग्स में ये बात रख चुके हैं कि अगर नीतीश और बीजेपी साथ साथ नहीं लड़ेंगे तो नुकसान बीजेपी को ज़्यादा होगा। और वो समझ रहे हैं कि इस बार बिहार से सीटें कम होने वाली हैं। इसलिए एक लास्ट डिच एफर्ट, एक आखिरी एफर्ट अमित शाह कर रहे हैं। और इस बार भी वो सीबीआई का सहारा ले रहे हैं, ईडी का सहारा ले रहे हैं। एक फ्रेश एफआईआर, जी हाँ, मई 2022 में, चंद महीने पहले, एक फ्रेश एफआईआर लालू परिवार पे की गई है। और ये भी रेलवे का ही मामला है। पुरानी फाइलें, जब लालू रेल मंत्री थे, उन फाइलों को फिर से खंगाला गया, कुछ मामले ढूंढे गए, ऑडिटिंग कराई गई, और फिर एक लैंड फॉर जॉब स्कीम, कुछ कंप्लेंट्स लिखवाई गई, और एक फ्रेश एफआईआर हुई है, मुद्दतों बाद, ज़माने बाद। और इस जो फ्रेश एफआईआर का मकसद है वो ये है कि इस सरकार को डिस्टर्ब करना, नीतीश को एम्बरेस करना, तेज प्रताप को, तेजस्वी को, लालू परिवार को, इनको घेरना। और मकसद यही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार बिहार के बाहर ना निकले, नीतीश कुमार बिहार में ही उलझे रहें। और जो वो चैलेंजर बनना चाह रहे हैं मोदी के, वो सारा का सारा जो उनका इरादा है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है नीतीश कुमार का, उसको कहीं ना कहीं डंप किया जाए, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए।
इसलिए एक बार फिर से दिल्ली में सीबीआई के डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी, इनकी कई बैठकें सिलसिलेवार हो चुकी हैं और कोशिश है कि एक बार फिर से लालू का घेराव किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि इस बार डरे तो फिर ये जो आखिरी पारी वो खेल रहे हैं अपने पॉलिटिकल कैरियर की, वो भी इस डर के साथ खत्म हो जाएगी। इसलिए नीतीश पर कोई असर नहीं। और मेरी उनके एक बहुत ही करीबी मित्र से बात हो रही थी पटना में, उन्होंने कहा कि कम वॉट में कुछ भी हो, नीतीश बिहार के बाहर कदम रखेंगे, यानी मोदी को चैलेंज करने के लिए पूरा मन बना लिया है। हम दोस्तों दो और खबरों की सुगबुगाहट नीतीश से जो ताल्लुक़ रखती हैं, जो आप कह सकते हैं कि राजनीति की धारा को बदलने की कुव्वत रखती हैं। पहली बात यह कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ही आप कह सकते हैं समाजवादी धारा से आते हैं, जनता दल परिवार के सदस्य हैं। चौधरी चरण सिंह हो, मुलायम सिंह यादव हों, लालू यादव हों या चंद्रशेखर हों, ये सब नेता एक ही छतरी के नीचे थे, जयप्रकाश नारायण की छतरी के नीचे थे, जिसमें जॉर्ज भी थे, जिसमें नीतीश भी थे। ये सारा जो परिवार है, आप कह सकते हैं समाजवादियों का जो कुनबा है, एक बार फिर से नीतीश के इस नए आप कह सकते हैं पैतरे से इसमें जोश आ गया है। और एक कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश आमंत्रित किया जाए। वो बिहार से तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, नालंदा से 2024 का। एक कोशिश ये हो रही है कि नीतीश को इनवाइट करें, उनसे कहा जाए कि आप उत्तर प्रदेश के भी किसी बड़े शहर से या किसी प्रतीकात्मक निर्वाचन क्षेत्र से, जैसे कि लखनऊ, आप वहाँ से भी चुनाव लड़ें। और उसका जो इम्पैक्ट होगा जाहिर तौर पर नागवार गुजरेगा गुजरात लॉबी में, क्योंकि असली जो लड़ाई है, चाहे वो नीतीश की हो, चाहे मोदी की हो, चाहे समाजवादियों की हो, चाहे भाजपाइयों की हो, वो जो लड़ाई है वो हिंदी पट्टी पे लड़ी जाएगी। वो लड़ाई किसी आंध्र प्रदेश में, कहीं हैदराबाद में, कहीं तमिलनाडु में, कहीं केरल में लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। वो लड़ाई हिंदी पट्टी में लड़ी जाएगी। और हिंदी पट्टी का मतलब है उत्तर प्रदेश। और अगर नीतीश कुमार यहां से आते हैं तो जाहिर तौर पर एक नई धारा आपको निकलते हुए दिखेगी, जो सीधे सीधे चुनौती देगी मोदी के अरमानों को। आज मेरी कुछ कांग्रेस मुख्यालय में कुछ नेताओं से बात हुई और उनका भी ये कहना है कि इधर हाल फिलहाल में राहुल जो अपनी टीम के साथ बैठे, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें की, बहुत सकारात्मक बातें की हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वो बहुत पुराने एडमायरर रहे हैं। अगर आप पुराने बयान राहुल गांधी के उठा कर देखेंगे तो उन्होंने सुशासन बाबू को हमेशा सराहा है, उनके काम को, उनकी ईमानदारी को। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी पूरी तरह से मन बना चुके हैं, जैसे कि उनको कोई चैलेंजर मिल गया। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर दिल किसी का बड़ा है हिंदुस्तान की राजनीति में तो वो यही शख्स है, राहुल गांधी। और ऐसी बात कही जा रही है, अब मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो, लेकिन राहुल गांधी ने इस तरह का एक संकेत दिया है कि सोनिया गांधी जो बीमार चल रही हैं, और हो सकता है अध्यक्ष भी बदला जाए, अशोक गहलोत अध्यक्ष बने कांग्रेस के, यूपीए चेयरमैनशिप से सोनिया गांधी हो सकता है स्टेप डाउन करें और नीतीश कुमार यूपीए के नए अध्यक्ष हों। और वैसे भी नीतीश कुमार की जो नई सरकार है, जो आरजेडी के साथ बनी है, उसमें कांग्रेस शामिल है, वो दरअसल यूपीए की सरकार है बिहार में। तो नीतीश कुमार ऑलरेडी यूपीए के फोल्ड में आ चुके हैं। ऐसे में अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो एक चीज़ तो तय है कि वही फिर पीएम के उम्मीदवार होंगे। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है, फिर कह रहा हूँ कि बिना कांग्रेस, जिसके पैन इंडियन फुटप्रिंट है, आज भी बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती है। तो कांग्रेस अगर नीतीश को बैक करेगी तो आप मान लीजिए कि इस दावेदारी में बहुत दम होगा और नीतीश ही हो सकता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने।
अब दोस्तों, नीतीश की प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर बिहार कितना तैयार है, आरजेडी कितना तैयार है, तेजस्वी का कैंप कितनी तैयारी कर रहा है, या फिर जेडीयू की तैयारियां क्या है, या फिर बिहार क्या सोच रहा है? मुझे लगता है कि हमको बिहार चलना चाहिए और बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं, बर्निंग क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब आपको पटना से ही मिलेंगे। तो चलते हैं पटना, और हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, बिहार से अभिषेक कुमार। अभिषेक, हमने देखा और सबने इंतज़ार भी किया पिछले 6-7 महीनों से, बल्कि मैं यूं कहूं तो उत्तर प्रदेश के जब से चुनाव हुए तब से ये इंतजार हो रहा है कि नीतीश कुमार दामन छोड़ेंगे भाजपा का, मोदी का, अमित शाह का, और वो आरजेडी से हाथ मिलाएंगे, और जो संख्या बल है विधानसभा की वो उनको पूरी तरह से फेवर करती है, और यहीं से एक राजनीतिक धारा निकलेगी देश की, जो इस समय जो सत्ता है उसको चुनौती देने के लिए। अब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिला लिया, नीतीश कुमार की सरकार बन गई, और सरकार ने अपना बहुमत भी साबित कर दिया, विश्वास मत भी जीत लिया है। अब सब कुछ सेटल है। सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार के लिए व्हाट नेक्स्ट? ये जो दिल्ली की लड़ाई है उसकी तैयारी क्या हो रही है? दिल्ली की लड़ाई की तैयारी दरअसल ये है कि नीतीश कुमार के सहारे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको मिलेंगे जो ये कहते हुए नजर आएंगे कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, जबकि हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार मौजूदा दौर में राष्ट्रीय फलक पर अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और न सिर्फ बिहार, यदि बिहार विधानसभा में उनके द्वारा दी गई स्पीच जो ट्रस्ट वोट पर अभी आपने सुनी भी होगी, उन्होंने सीधे सीधे जिस प्रकार से दिल्ली को चैलेंज किया, और साथ साथ ये भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे गठबंधन छोड़ने के बाद कई अन्य राज्यों के बड़े बड़े नेताओं के फोन आए। तो ये जो हालात है मौजूदा दौर में, उससे नीतीश कुमार की सियासी अहमियत को समझा जा सकता है। नीतीश कुमार की सियासी अहमियत भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के उस पिछड़ावाद की भी काट है, जो गुजरात से आकर के, मणिनगर से आकर के बनारस के सहारे उत्तर भारत की पिछड़ा राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यूं कहें कि 2 बार से कामयाबी से साध रहे हैं, लेकिन जो कि नीतीश कुमार का चेहरा है, एक ब्रांड है नीतीश कुमार, एक साफ सुथरी सियासत और कम से कम करप्शन के मुद्दे पर किसी तरह का दाग उनके ऊपर नहीं है। ना कम्युनलिज्म का दाग है, ना ही करप्शन का दाग है। क्राइम के मामले में भी उनकी सरकार का रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। तो इस मामले में नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए वो पिछड़ावाद से कहीं आगे जाकर नजर आते हैं, और यही वो कारण है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, या किसी भी हिंदी पट्टी के दूसरे कांग्रेस के नेता या क्षेत्रीय दलों के नेता हो, इन सबके लिए नीतीश कुमार की अहमियत वही है जो नरेंद्र मोदी की अहमियत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। यानी 116 लोकसभा सीटों से एक रिंग मास्टर के रूप में नरेंद्र मोदी आकर 282 का सफर बीजेपी को तय करा देते हैं। ये अहमियत विपक्षी गठबंधन के लिए नीतीश कुमार की बनती जा रही है। एक चीज जो अभिषेक, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नीतीश कुमार जिस पार्टी से आते हैं, जेडीयू, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है अगर हम आप बीजेपी के साथ तुलना करें। अगर हम जेडीयू के बाकी धड़े देखें, जैसे देवगौड़ा है, नवीन पटनायक हैं, अखिलेश है, जयंत हैं, दुष्यंत चौटाला है, तो क्या कोई ऐसी सहमति भी बन सकती है कि जो पुरानी समाजवादी धारा है, जो जयप्रकाश नारायण की थाती है, उनकी जो धारा है, उसको पहले एकजुट किया जाए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए? तो क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट है पटना में? देखिए दीपक जी, इसका जवाब एक दूसरे तरह से देने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और यह है परिस्थिति कि आप नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़ दें तो आपने जितने भी जनता दल से जो फ्रेगमेंटेड पार्टियां हैं इन सबका नाम आपने लिया, इन सबकी लीडरशिप सेकंड जनरेशन के पास है। नीतीश कुमार बीजू पटनायक के साथ राजनीति कर रहे थे, अब उनकी पार्टी की कमान नवीन पटनायक के हाथ में है। नीतीश कुमार देवेगौड़ा के साथ राजनीति कर चुके हैं जनता दल में, उनकी पार्टी की कमान कुमारस्वामी के हाथ में है। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार इनके लिए गार्जियन फिगर है, और नीतीश कुमार को नेता मानने में इनको उसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी जिस प्रकार से कभी मोरारजी देसाई को या कभी वीपी सिंह को या कभी चंद्रशेखर को नेता मानने में जनता दल के लोगों को कोई दिक्कत या जनता पार्टी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो ये नीतीश कुमार की एक दूसरी अहमियत है कि जिनके रेस्पेक्ट में इन सभी दलों में कोई कमी नहीं है।
तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी या केसीआर और केजरीवाल, ये तीन लोग, ये भी विपक्ष से हैं, ये थोड़ा सा मेलो डाउन होंगे और ये स्पेस देंगे? देखिए, केसीआर की जहां तक बात आपने की, आपको याद होगा केसीआर वो पहले नेता थे जिसने नीतीश और तेजस्वी को एक करने के लिए इनिशिएटिव लिया। लालू परिवार को चार्टर्ड प्लेन भेजकर पटना से हैदराबाद बुलाया गया, ये तो पब्लिक डोमेन में है सारी बातें, यदि हम दिसंबर या जी। जनवरी की बात करें तो। ममता बनर्जी की जहां तक बात है, ममता बनर्जी नीतीश कुमार का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, और कारण साफ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को खड़ा किसने किया, 18 लोकसभा सीटों तक पहुंचने लायक किसने बनाया भाजपा को, जिस पर कि वो आदिवासी मतुआ ये सब समीकरण बिठा सके? वो वोटर थे आरा, छपरा, बलिया, गाजीपुर, जो ये पूरा इलाका है, जो बड़ी संख्या में, यदि आप कलकत्ता गए हो या बंगाल को समझते हो, जो बंगाल का जो अर्बन इलाका है, खास करके कलकत्ता बैरकपुर का इलाका हो या आसनसोल का इलाका हो या मालदा का इलाका हो, ये यही बेल्ट पूरी तरह से बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां पर, और इसी ने वहां पर बीजेपी को खड़ा किया। और ये वोटर आज की तारीख में नीतीश कुमार के पीएम एस्पिरेंट बनने पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रहा है। आज की तारीख में ममता बनर्जी का पहला टारगेट क्या है, आप देख लीजिए, कहीं भी राज्य में बीजेपी को डेसिमेट करना, बीजेपी को कैसे एक बार फिर से पुनः मुस्को भव वाली स्थिति में लाया जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार का नाम आगे करना, मन से करें या बेमन से करें, चाहे जिस तरह से करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल, इस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बेशक अभी दो राज्यों में निश्चित तौर पर एक लौती क्षेत्रीय पार्टी कह सकते हैं आप, जो दो राज्यों में, एक केंद्र शासित प्रदेश में और एक पंजाब में, लेकिन इन दो राज्यों की राजनीतिक लोकसभा के स्ट्रेंथ को आप देखें तो 13 और 7 20 सीटें बनती है। इन 20 सीटों के दम पर दिल्ली की सियासत में वो नीतीश कुमार से बड़ी भूमिका निभा पाने की स्थिति में नहीं है। आप ये देख लीजिए, ममता बनर्जी क्यों बड़ी, लेफ्ट पार्टियां अगर ममता बनर्जी से ज्यादा बड़ी ताकत होती, उनकी हैसियत होती, तो दिल्ली में ममता बनर्जी की जगह गुलदस्ते के साथ लोग सीताराम येचुरी का स्वागत करते। केरला में लेफ्ट पार्टी मजबूत है, सीटें लाएंगी, त्रिपुरा में ला सकती है, एक आध झारखंड बिहार में ला सकती है, लेकिन तब भी वो 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल का मुकाबला नहीं कर पाती है। तो ये परिस्थितियां हैं अरविंद केजरीवाल के सामने कि बहुत ज्यादा जोर लगाने के बावजूद उन्हें भी नीतीश नाम केवलम पर आना पड़ सकता है। चलिए, अभी मैं लखनऊ में एक पत्रकार से बात कर रहा था, बड़ा वरिष्ठ पत्रकार थे, और उनके नीतीश के खेमे से भी अच्छे संपर्क हैं उनके। वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में फिजा बदलने के लिए बनारस से दावेदारी करी कि वो बड़ौदा से भी लड़े और बनारस से भी लड़े, अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, जैसे कि नरेंद्र मोदी बनारस से लड़े थे उत्तर प्रदेश से, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा और अखिलेश को फायदा मिलेगा, इसका जयंत चौधरी को फायदा मिलेगा? इसमें कहने की क्या बात है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के नेताओं की कितनी उपेक्षा। संतोष गंगवार 8 बार के सांसद, उन्हें इस सरकार ने मंत्री बनने लायक नहीं समझा, बनाने लायक नहीं समझा है। आप देख सकते हैं क्या परिस्थिति है। अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल की बेटी, क्या उनके साथ हो रहा है? और जाति जनगणना का मामला सामने आने के बाद नीतीश कुमार अपनी बिरादरी के दायरे तक ही प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहेंगे। वो उनका दायरा उससे कहीं आगे बढ़कर होता है, इतना बड़ा दायरा जिसको कैश करने की स्थिति में हर राज्य का गैर भाजपा दल और का नेता होगा। बेरोजगार यूथ को अपनी तरफ खींचना, छात्र संगठनों को अपनी तरफ खींचना, ये तो बड़ी पुरानी उनकी एक अदा रही है नीतीश कुमार की। इमरजेंसी के टाइम से यूनिवर्सिटी के मूवमेंट को कैश करके ही वो आगे बढ़े थे। तो उत्तर प्रदेश में छात्र और बेरोजगार, इनकी संख्या भी बहुत है। आपको लगता है कि इस तरह की सोच जेडीयू में होगी, या जो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं नीतीश कुमार के, वो सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, हमें उत्तर प्रदेश का भी विकल्प रखना चाहिए, नालंदा के साथ हम जो है लखनऊ से भी लड़ सकते हैं, या गोरखपुर से भी लड़ सकते हैं, या इलाहाबाद से भी लड़ सकते हैं? ऐसी बातें चल रही हैं क्या? इस तरह की चर्चा हो रही है? देखिए, फिलहाल ऐसी जो भी बातें चल रही है, 2024 अभी बहुत दूर है, इसलिए इस चीज को कि नीतीश कुमार किस सीट का चुनाव उत्तर प्रदेश में करेंगे, खासकर नालंदा के साथ साथ वो दूसरी सीट लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अंतिम लोकसभा चुनाव जो 2004 का लड़ा है, वो भी 2 सीटों से लड़ा है। तब बाढ़ एक लोकसभा सीट हुआ करती थी जो उनकी परंपरागत सीट थी, और दूसरी नालंदा जॉर्ज फर्नांडिस वाली सीट, इन दोनों से उन्होंने लड़ा था। तो आने वाले समय में भी वो 2 लोकसभा सीटों का चुनाव करेंगे, ये तो तय है।
एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नालंदा, जहां से वो जीत करके लोकसभा में अपनी एंट्री सुनिश्चित करेंगे, और दूसरा एक सोशल मैसेज देने के लिए। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने भी 2 सीटों का चुनाव किया था, बड़ौदा और बनारस। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार पीएम कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे थे, उन्होंने 2 सीटों का चुनाव किया था, गांधीनगर और लखनऊ। तो इस तरह की मैसेजिंग क्या थी इसके पीछे? मैसेजिंग यही थी कि वाघेला प्रकरण के बाद जो कमजोरी है उसको ढकने के लिए गांधीनगर से उनका चुनाव लड़ना जरूरी था। आज उत्तर प्रदेश में जो करीब जाके मामला फिसल गया है, उसको कवर अप करने के लिए नीतीश कुमार का चेहरा एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसको अखिलेश भी समझते हैं, संभवतः राजभर भी समझते हैं, जयंत चौधरी भी समझते हैं, खुद नीतीश कुमार भी समझते हैं। और होता है अब दोस्तों, बिहार की रिपोर्ट तो जाहिर कर रही है कि चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, तेजस्वी कैंप हो, नीतीश कैंप हो या बिहार हो, मन बना लिया है कि नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की 2024 की कामयाबी इस पर डिपेंड करेगी कि जनता उन्हें हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी पट्टी में, उत्तर भारत में किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, और क्या कोई जन आंदोलन, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, रोटी कपड़ा मकान को लेकर हो, बुनियादी सवालों को लेकर हो, इस तरह के जन आंदोलन को क्या वो पुश कर पाते हैं नीतीश कुमार, उसको उभार पाते हैं, ये देखना होगा। और हिंदी हार्टलैंड, हिंदी पट्टी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो हिंदी पट्टी है और यहाँ पर जो हिंदू मेजॉरिटी है, जिस पर भगवा का जादू कर रखा है, आप कह सकते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जहां असर है, अमित शाह का, मोदी का, गुजरात लॉबी का, बीजेपी का, इसको कितना डाइल्यूट कर पाते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि वो भी उसी धारा से निकले, वो भी उसी एनडीए से आए, वो भी उसी अटल की सरकार से ही उभरे हैं, वो कितना कामयाब होते हैं। और इस तरह की जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में जो जनता है फंसी हुई है, उसको क्या वो मुद्दों से रूबरू करा पाता है कि नहीं। इस तरह के बहुत से अभी मुद्दे हैं, और अभी मुझे लगता है 1.5 साल का वक्त है, 2 साल का वक्त है, इसलिए इस डेवलपमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी, केजरीवाल, इस तरह के जो नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं, वो किस तरह से ये उम्मीदवारी देखते हैं, नीतीश कुमार की उम्मीदवारी देखते हैं, ये भी एक बड़ा पहलू है। बहरहाल सब कुछ डिपेंड करेगा कि अगर नीतीश कुमार ने करंट पैदा कर दिया तो ना सिर्फ विपक्ष उनके साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो अरविंद हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, नींद भी उड़ जाएगी इन दोनों की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं या जो दृश्य बदल रहा है राजनीतिक फलक पर मुल्क के, उसको सही तरह से कैप्चर करके आपके सामने रखूं, और गोदी मीडिया जिन तथ्यों को छुपाती है जानबूझकर, उन तथ्यों को आपके सामने लाऊं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, इसलिए क्योंकि बहुत कुछ देखना बाकी है। आज का वीडियो ना सिर्फ नीतीश पर था, आज का वीडियो 2024 के फाइनल पर एक कर्टन रेजर भी था कि आने वाले समय में क्या क्या होने जा रहा है। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करता हूँ, और कुछ कमेंट्स वाकई बहुत उम्दा होते हैं, बहुत आइडिया देते हैं कि अगला वीडियो कैसा होना चाहिए, इसलिए कमेंट्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वो भी क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और एक चीज़ और, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बातें लाइक माइंडेड लोगों तक पहुंचनी चाहिए, दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, नातेदारों तक पहुंचनी चाहिए, पड़ोसियों तक पहुंचनी चाहिए। हर शहर से दूसरे शहर तक ये बातें कम्युनिकेट होनी चाहिए, तभी एक मैंडेट के लिए आप मन बना पाएंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।